हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, बात कर रहे हैं चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, जिसमें लास्ट क्लास तक में आपको मैंने बेसिक्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का रिलेटेड टू द nth टर्म ऑफ द एपी कैसे उसको शॉर्ट आउट करते हैं, उस पर कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वो आपसे डिस्कशन हुआ था। इसके बाद में एपी को चेक कैसे करना होता है, उस एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स को कैसे फाइंड आउट करना होता है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस में किया है। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं रिलेटेड टू द nth टर्म फॉर्मूला, दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। तो कुछ और क्वेश्चंस में लिखिए क्वेश्चन का कंटेंट। क्वेश्चन में लिखिए आप लोग, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी। मैं आपसे क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, मैं शॉर्ट में लिखता जाऊंगा उसको। फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी, फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73. This is a question. Find the 31st term of an AP. AP का 31st term निकालना है, whose 11th term is 38 and 16th term is 73. क्लियर है? तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको एपी का 31st टर्म निकालना है। तो एपी की किसी भी टर्म को अगर कैलकुलेट करना है तो आपके या मेरे पास में ए वैल्यू होना चाहिए और डी वैल्यू होना चाहिए। ए और डी वैल्यू अगर अपने पास में है तो उस एपी का अपने कोई सा भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ए वैल्यू और डी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ही क्वेश्चन आपसे क्या दे रहा है, 11th टर्म दे रहा है आपको और 16th टर्म दे रहा है। तो सबसे पहले ये करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, ये हमेशा आपको लिखना है, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बी ए एंड कॉमन डिफरेंस। जो एपी का फर्स्ट टर्म है वो ए हो गया और जो कॉमन डिफरेंस है लेट कॉमन डिफरेंस बी डी। क्लियर है? एपी का फर्स्ट टर्म ए हो गया, कॉमन डिफरेंस डी हो गया। वी हैव, अब वी हैव करके कंडीशन क्या है वो ध्यान से देखिएगा। वी हैव 11th टर्म, तो 11th टर्म का वैल्यू कितना हुआ, 38। 11th टर्म के लिए एक्सप्रेशन क्या बनता है, a प्लस 10d इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि 11th टर्म का जनरल एक्सप्रेशन an के फॉर्मूला से क्या बनेगा वो आप बता सकते हैं। वी हैव an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। सबको ये फॉर्मूला मालूम है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। तो n वैल्यू 11 पुट करके a 11 38, तो a11 का एक्सप्रेशन a प्लस 10d 38 आ गया, इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 हो गया। एंड जो दूसरा रिलेशन वो आपका 16 टर्म है, तो a16 आपका है 73। तो a16 को अगर इस an फॉर्मूला से लिखते हैं तो a प्लस 15d इक्वल टू 73, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया? तो ऐसे करके आपके पास में a और d में दो रिलेशन बन गए। एक हो गया a प्लस 10d इक्वल टू 38 और एक हो गया a प्लस 15d इक्वल टू 73। तो यहाँ पे a का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी a का कोफिशिएंट 1 है। तो अगर a और d की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो इजी तरीके से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सिंपल सब्ट्रैक्शंस का यूज करके जो आप एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे भी चैप्टर 3 के अंदर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप सीख चुके होंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से। तो किस तरीके से करना है, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में से। तो इक्वेशन 1 को वापस से लिखा, a प्लस 10d इक्वल टू 38 और इसी के नीचे इक्वेशन 2 को लिखा वापस से a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। तो सब्ट्रैक्शंस का मतलब हमेशा होता है कि जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके साइन में चेंज कर दीजिए। जो इक्वेशन आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना उसके साइन में चेंज कर दीजिए। तो मैंने इक्वेशन 2 के साइन में चेंज कर दिए, a से कैंसिल हो गया, 10 प्लस का 15 माइनस का, तो माइनस का 5d और 38 प्लस का 73 माइनस का, तो बचेगा माइनस में। कितना बचेगा, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 35 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, b इक्वल टू 35 अपॉन 5 कितना हो गया, 7 हो गया। माइनस से माइनस वैल्यू कट होके d वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया। अब d वैल्यू अगर 7 है तो पुट d वैल्यू इन इक्वेशन 1, डी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो।
तो डी की वैल्यू को अगर इक्वेशन 1 में या किसी में भी पुट करता हूं तो देखिए इधर a प्लस 10 मल्टीप्लाई डी कितना है 7 मैंने पुट किया इक्वल टू कितना आ गया 38 a प्लस 70 इक्वल टू 38 a इक्वल टू 38 माइनस 70 तो 38 में से अगर 70 माइनस होगा 11th टर्म a प्लस 10 इक्वल टू 38 दे रखा है आपको तो a प्लस d का वैल्यू कितना पुट कर दिया 7 पुट किया 7 पुट करने पे 10 इंटू 7 17 हो गया 70 प्लस का उधर जाके माइनस हो गया तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 10 माइनस 8 2 6 माइनस 3 3 so what is the first term is minus 32 first term is minus 32 and d value is 7 क्लियर है समझ में आ गया आप लोगों को देखिए वापस से रिपीट कर देता हूं 11th टर्म इज 38 and 16th टर्म इज 73 तो 11th टर्म को a प्लस 10d 16th टर्म को a प्लस 15d सब्ट्रैक्ट किया आपने सो सब्ट्रैक्शंस में 10d माइनस 15d माइनस 5d हो गया 38 में से 73 माइनस किया माइनस का 35 हो जाएगा क्लियर हो गया तो d का वैल्यू कितना आ गया 35 ऊपर 5 7 हो गया d वैल्यू 7 पुट किया a का वैल्यू आ गया माइनस 32 अब देखिए a और d के वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद में अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है फाइंड द 31st टर्म तो 31st टर्म अगर फाइंड आउट करना है तो आप ये लिखेंगे 31st टर्म दैट इज a31 इज इक्वल टू a प्लस 30d 31st टर्म के लिए क्या बनेगा एक्सप्रेशन a प्लस 30d a वैल्यू कितना है माइनस 32 है प्लस 30 मल्टीप्लाई d वैल्यू कितना है 7 है तो एक्सप्रेशन क्या बना माइनस 32 प्लस 210 a वैल्यू माइनस 32 d वैल्यू आपका 7 है तो 210 हो गया 32 में से 210 को माइनस करूं 210 प्लस का है क्या तो 10 माइनस 2 8 यहाँ पे 10 बचेगा 10 हो गया 10 माइनस 3 7 हो गया यहाँ पे 1 हो गया तो आंसर कितना आ गया 178 क्लियर हो गया तो इस तरीके से कोई भी अगर आपको दो टर्म्स दे रखे हो जैसे 11th टर्म और 16th टर्म आपको दे दिया तो आपने उसके एक्सप्रेशन को लिखा दोनों में से इक्वेशन को सेपरेट कर दिया सेपरेट करके d का वैल्यू आ गया d वैल्यू पुट करके a का वैल्यू आ गया और d वैल्यू और a के वैल्यू को आप जब नेक्स्ट किसी कंडीशन में यूज करोगे जैसे इस क्वेश्चन में 31st टर्म पूछा है तो a31 का आंसर आपके पास में a प्लस 30d बन जाएगा क्लियर है सबको इस तरीके से ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें दो टर्म्स आपको दे रखे हैं और कोई भी एक टर्म्स आपसे कैलकुलेट करने के लिए कह सकता है तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस को परफॉर्म करना है अब ये सेम पैटर्न है क्वेश्चंस का लेकिन फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है फॉर्मेट चेंज कैसे कि यहाँ पे तो आपको इंडिविजुअल दो टर्म्स दे रखे थे 11th टर्म और 16th टर्म अब एक क्वेश्चन करा था जिसमें सम ऑफ टर्म्स दे रखा है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को लिखे आप लोग क्वेश्चन लिखिए इफ द सम ऑफ द fourth term and the 8th term if the sum of 4th term and 8th term of an AP if the sum of 4th term and 8th term of an AP is 24 4th term and the 8th term of an AP is 24 and sum of 8th term and 10th term is 44. If the sum of 4th term and the 8th term of an AP is 24, 4th और 8th का सम 24 है ध्यान रखिएगा और 8th टर्म और 10th टर्म्स का जो सम है 8th टर्म और 10th टर्म्स का जो सम है 8th नहीं सॉरी 6th टर्म कहिए बेटा 8th तो इसमें ऑलरेडी आ गया 6th टर्म और 10th टर्म्स का जो सम है वो 44 है ठीक है तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड द एपी क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या फाइंड द एपी एपी फाइंड आउट करना है तो देखिए बेटा बात वही है कि अगर एपी भी फाइंड आउट करना है तो चाहिएगा तो आपको क्या ए और डी तो सबसे पहले वही लैंग्वेज है लेट द फर्स्ट टर्म लिख लीजिए बराबर से let the first term of AP be A and common difference be D
let the first term of AP be A and the common difference be D. So now in solution we have, अब देखिए we have करके फोर्थ टर्म A4 है, A4 का सम है, ध्यान रखिएगा मैंने लिखवाया था इफ सम ऑफ, मतलब A4 का A8 के साथ जो सम है वो है आपका 24, A4 का A8 के साथ जो सम है वो आपका 24 है। एक्सप्रेशन में A4 को लिखता है A प्लस 3D, A8 को लिखता है A प्लस 7D इक्वल टू 24, A प्लस 8 2A प्लस 10D इक्वल टू 24, 2 अगर कॉमन लेके रिड्यूस करते हैं इक्वेशन को तो 2A प्लस 5D इक्वल टू 24, 2 और 10 में से 2 कॉमन आ गया, मल्टीप्लाई 2 चेंज इनटू डिवाइड, या यहीं से कट कर दो डायरेक्ट, 2 से 24 12 टाइम, इक्वेशन 1 बन गया आपके पास में A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, इक्वेशन 1। ये फर्स्ट कंडीशन आ गया आपके पास में A4 प्लस A8 करके। इसके बाद में एंड करके नेक्स्ट कंडीशन है 6th टर्म प्लस 10th टर्म इज इक्वल टू 44। तो 6th टर्म के लिए एक्सप्रेशन है मेरे पास में A प्लस 5D, 10th टर्म के लिए एक्सप्रेशन है A प्लस 9D इक्वल टू 44। आगे अगर रिड्यूस करते हैं तो 2A प्लस 9 प्लस 5 14D इक्वल टू 44, 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में आएगा A प्लस 7D इक्वल टू 44, तो 2 की टेबल से 44 कितने टाइम बताइए, 22 टाइम कैंसिल हो गया, सिंपल सा समझ में आ रहा है। पिछले क्वेश्चन में इंडिविजुअल टर्म था, यहाँ पे दो टर्म्स का सम है, तो एक्सप्रेशन वही आपके पास में बन रहा है क्या, A प्लस 7D इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया सबको। दोनों इक्वेशंस अगर आपके पास में आ गए फर्स्ट और सेकंड, फिर से यहाँ पे A1 है, यहाँ पे भी A1 है, फिर से वही काम करना है क्या, subtracting equation 2 from equation 1, either 1 from 2 और either 2 from 1, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से। तो पहले इक्वेशन 1 को लिखा जो है A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, और इक्वेशन 2 को लिखा A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। सब्ट्रैक्शन करना है तो साइन चेंज हो गया, साइन चेंज करते A से कैंसिल हो गया, 5 प्लस का 7 माइनस का माइनस 2D, 12 प्लस का 22 माइनस का माइनस का 10, माइनस से माइनस कट हो गया, D का वैल्यू आ गया कितना 5। अब D वैल्यू अगर 5 है तो पुट करना है क्या, वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी में भी पुट कर सकते हो, फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो, सेकंड में भी पुट कर सकते हो। तो पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां पे अगर मैं पुट करता हूं तो A प्लस 5 मल्टीप्लाई कितना है, D का वैल्यू 5 ही है, तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, A प्लस 25 इज इक्वल टू 12, A इज इक्वल टू 12 माइनस 25, A इज इक्वल टू माइनस 30, तो A आपका आ गया माइनस 30। नाउ अब मेरे को अगर AP फाइंड आउट करना है तो पहले AP के कुछ टर्म फाइंड आउट करता हूं, A1 इक्वल टू A इज इक्वल टू माइनस 30, A2 इज इक्वल टू A प्लस D। अगर सेकंड टर्म फाइंड आउट करना है किसी AP का, A2 का एक्सप्रेशन A प्लस D होता है, तो A आपके पास में माइनस 13 है, D आपके पास में 5 है, कितना आ गया माइनस 8 आ गया। A3 अगर कैलकुलेट करना है तो जैसे A2 होता है A1 प्लस D, तो A3 के लिए मैं कर सकता हूं वापस से क्या, A2 प्लस D। A3 के दो तरीके होते हैं, एक होता है A प्लस 2D और एक होता है A3 का A2 प्लस D, दोनों में से जो चॉइस आपकी है। तो अगर सीक्वेंस फाइंड आउट करना है तो A1 A2, A2 से फिर A3, A3 से A4 और सीक्वेंस बन जाएगा। तो A3 क्या बन गया A2 प्लस D, तो A2 कितना है माइनस 8 प्लस D कितना है 5, माइनस 8 प्लस 5 कितना हुआ माइनस 3, ज्यादा से एक टर्म और कैलकुलेट कर लो, A4 क्या बनेगा A3 प्लस D माइनस 3 प्लस 5 कितना आ गया 2। देयरफॉर सीक्वेंस ऑफ AP इज, क्या बनेगा AP का सीक्वेंस माइनस 13 कॉमा माइनस 8 कॉमा माइनस 3 कॉमा 2 एंड सो ऑन। क्लियर है। सो व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ AP, minus 13 minus 8 minus 3 2 and dot dot, that means that will be up to the finite number of values whereas we have to find it। किसी भी सीक्वेंस से ले जा सकते हो, किसी भी टर्म तक ले जा सकते हो। सो दैट इज द कंप्लीट प्रोसेस टू फाइंड एन AP। इसमें 4th और 8th टर्म का सम दे रखा है, 6th और 10th टर्म का सम दे रखा है, ध्यान रखिएगा सम टर्म्स का है। तो 5th जैसे 4th टर्म को A4 लिखा, 8th टर्म को A8 लिखा, तो इनका सम, इसका एक्सप्रेशन को पुट किया, इक्वेशन सॉल्व किया, फिर एक्सप्रेशन पुट किया, फिर इक्वेशन सॉल्व किया,
और इस तरीके से ए और डी अगर कैलकुलेट हो गया तो आपसे ईपी पूछे या कोई भी ईपी का टर्म पूछे वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया। तो देखिए ये तो वो क्वेश्चन है अभी तक सारे जिसमें सीक्वेंस आपको या तो दे रखा है या कोई थ्योरेटिकल इस तरीके से कंडीशंस गिवन है और आपने उसके लिए एपी फाइंड आउट कर दिया। अब ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें कंडीशंस जो है उसमें पहले आपको ये खुद को चेक करना होगा कि सीक्वेंस क्या बनेगा। तो कंडीशंस क्या है पहले क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो पहले इसका रफ प्रोसेस डिस्कस करते हैं, फिर इसके फेयर कंडीशन पाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर्स की वैल्यूज निकालनी है जो कि डिविजिबल है किससे, 7 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट नंबर्स के वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो देखिए 7 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट नंबर्स के अगर कैलकुलेशन पे बात करें तो सबसे पहली बात तो ये कि 3 डिजिट नंबर्स, तो 3 डिजिट नंबर का मतलब हो गया 100 से लेकर 999 तक होते हैं आपके 3 डिजिट नंबर्स। क्लियर है? पहले रफ बात कर रहे हैं कि क्या है प्रोसेस। 100 से लेकर 999 तक होते हैं आपके 3 डिजिट नंबर्स, लेकिन आपको वो 3 डिजिट नंबर्स फाइंड आउट करने हैं which are divisible by 7। तो 7 से डिवाइड होने वाला पहला 3 डिजिट नंबर कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं। एक तो होता है डायरेक्ट, किसी को अगर टेबल पता है तो वो जानता है कि 100 से जस्ट ऊपर 105 जो होता है, 15 7 जा 105। तो जैसे मेरे को डायरेक्ट मालूम है कि पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविज होता है 105 है, लेकिन सपोज दैट अगर आपको वो नहीं मालूम कि पहला ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से डिविज होता है, तो उसका प्रोसेस क्या है वो देखेगा। उसका प्रोसेस होता है 100 में 7 से डिवाइड करना। ये रफ कैलकुलेशन आपका, 100 में आपने 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7, 3 बचा 30, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2 आ गया। तो 100 जिससे आपने डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 है आपका, माइनस हुआ 98 है। मतलब जो 98 है वो आपका 7 से डिविजिबल है, लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि 98 2 डिजिट नंबर पे चला जाता है। प्रोसीजर क्या है समझ में आया कि आपने डिवाइड किया, 100 मिनिमम होता है 3 का, तो आपने 7 से डिवाइड किया कि 7 की रिक्वायरमेंट है, लेकिन पूरा डिवाइड हुआ नहीं, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2। तो रिमाइंडर 2 को अगर 100 में से माइनस करूंगा तो जो 98 आएगा, तो डेफिनेटली आपका 98 जो है वो 7 से डिविजिबल है, लेकिन मेरे को सीक्वेंस जो बनाना है नंबर्स का उसको पहला 3 डिजिट होना चाहिए। तो डेफिनेटली अगर 98 अगर 7 से डिविजिबल है तो वो नेक्स्ट नंबर जो होगा वो कितना होगा, 98 प्लस 7 कितना, 105। उसका नेक्स्ट नंबर अगर बात करूंगा तो 105 प्लस 7 112, 112 प्लस 7 119। मतलब ये प्रोसेस आपका स्टार्टिंग नंबर का तो इस तरीके से चलेगा। अब ये कोई ऐसे करते करते थोड़ी जाएंगे लास्ट नंबर तक। तो लास्ट आपका वैसे तो 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 999, लेकिन एक्सप्लेनेशन क्या होता है कि 999 को भी 7 से डिवाइड करो और देखो कि कंप्लीटली डिविजिबल है या कुछ रिमाइंडर आता है। तो डिवाइड किया तो 9 7 1 जा 7, 29 हुआ, 7 4 जा 28, 119 हो गया, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 5 आ गया। तो 99 में से 5 माइनस किया, आ गया 994। तो इसका मतलब अब देखिए, अब आपके पास में जो 7 से डिविजिबल होने वाले जो 3 डिजिट नंबर है उसके सीक्वेंस का पहला नंबर क्या होगा, 105। 3 डिजिट का 98 होता है लेकिन 98 2 डिजिट का है, तो पहला 3 डिजिट नंबर सीक्वेंस का 105, दूसरा 112, तीसरा 119 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते लास्ट कहां तक जाएगा, 994। क्योंकि वैसे 999 होता है लेकिन 7 से डिविजिबल करने पे रिमाइंडर 5 आ रहा है, तो उस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करते हैं जो वैल्यू आता है 994। तो इस सीक्वेंस का अगर कोई भी क्वेश्चन आप, ये तो मैंने पूछा हाउ मच 3 डिजिट नंबर डिविजिबल 7, ये कंडीशन डिविजिबल 13, डिविजिबल बाय 11, किसी भी क्वेश्चन के डिविजिबल या किसी भी क्वेश्चन के मल्टीपल्स के लिए अगर एग्जाम में आपके पास में क्वेश्चन आता है तो आपका ये फिक्स फॉर्मेट रहेगा कि उस गिवन कंडीशन का सबसे स्मॉल कौन है और सबसे लास्ट कौन है वो लिखा, लेकिन उसमें भी आपको जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई करनी है। 3 डिजिट का तो सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट ये है, लेकिन 7 से डिविजिबल होने वाले सबसे स्मॉलेस्ट में आएगा 105 और सबसे लास्ट में आएगा 994। तो ये सारा तो आपका रफ प्रोसेस है।
जो एग्जाम के अंदर सॉल्यूशन में करना होता है, तो उसके लिए लिखे आप लोग सबसे पहले द सीक्वेंस ऑफ, कॉपी में लिखे सॉल्यूशन में द सीक्वेंस ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, the sequence of 3 digit numbers which is divisible by 7, the sequence of 3 digit numbers which is divisible by 7, which is divisible by 7, तो वो लिखे, अब लिखे आप लोग कैलकुलेशन के अंदर the sequence of 3 digit numbers which is divisible by 7, तो उसके नीचे नेक्स्ट लाइन में फिर आपको लिखना है 105, 112, 190 and up to the last 994. ये तो हो गया 3 डिजिट नंबर्स के सीक्वेंस की बात, क्लियर है। अब यहां पे जब ये 3 डिजिट नंबर्स के सीक्वेंस की बात है, तो सबसे पहले मैं ये कंफर्म करता हूं कि कॉमन डिफरेंसेस अगर a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 करता हूं तो वो क्या है, सेम है। सिंपल सी बात है ना कि कॉमन डिफरेंसेस फर्स्ट टू कॉन्जिक्यूटिव का डिफरेंस क्या 7 आ गया, नेक्स्ट टू कॉन्जिक्यूटिव का डिफरेंस 7 आ गया, अगर एक और करता हूं तो फिर 7 आएगा। दैट मींस सिंस a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, अगर ये इक्वल है, देयरफॉर सीक्वेंस फॉर्म एन एपी। क्योंकि देखिए बेटा, आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी ये गिवन नहीं था कि ये सीक्वेंस एपी है, तो आपने पहले उसको कंफर्म करना जरूरी है आपके लिए कि जो 7 से डिविजिबल नंबर का सीक्वेंस बन रहा है, जो 7 से डिविजिबल नंबर का सीक्वेंस बन रहा है वो एपी है या नहीं है। तो वो एपी कंफर्म होने के लिए उसके कॉमन डिफरेंस डी को कैलकुलेट करने में पता चलेगा। हियर अब अगर ये एपी है तो अब आपके पास में हियर a इज इक्वल टू 105, d इज इक्वल टू 7, लास्ट टर्म an इज इक्वल टू 994 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको बताना है जो आपने प्रीवियस क्लास में भी किया था। लास्ट लेक्चर में भी आपने क्वेश्चन फाइंड आउट किए थे, फाइंड हाउ मेनी टर्म्स आर इन द एपी। बस इस क्वेश्चन में डिफरेंस यही है कि ये एपी गिवन नहीं है, ये आपको खुद को बनाना है। किस कंडीशन से, 3 डिजिट नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 7, सीक्वेंस बनेगा, उसको एपी प्रूफ करोगे। अब जो आपको एन फाइंड आउट करना है, तो अब वापस आप फॉर्मूला अप्लाई करो। नाउ en इज इक्वल टू 994, en फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। व्हाट इज द an एक्सप्रेशन, a plus n minus 1 multiply d is equal to 994, a वैल्यू आपका है 105, n minus 1, d वैल्यू है आपका कितना 7 is equal to 994, तो n minus 1 multiply 7 तो ऐसे रखते हैं, 994 में से 105 को माइनस करते हैं, तो कंटिन्यू कैलकुलेशन अगर आपने करते हैं तो n minus 1 multiply 7 सेम है, 994 में से 105 को माइनस करना है, तो पहले 14 में से 5 माइनस होगा 9 आएगा, 8 में से 0 माइनस होगा 8 आएगा, और 9 में से 1 माइनस होगा 8 आएगा, तो 889 आ गया। तो 9 माइनस 1, 889 को 7 से डिवाइड किया, तो 889 को 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7, 18 बचा, 18 में 7 2 जा 14, ये जो 4 बचा 49, 7 7 जा 49। So what is the n value? 127 plus 1, n is equal to 128. What is the value of n? Value of n is 128. So n value is 128. That means n value is 128. That means the total number of terms in an AP which are, the total numbers of 3 digits which are divisible by 7 is 128. Last में लिख दीजिएगा, total 3 digit numbers which are divisible by 7, total 3 digit numbers which are divisible by 7 is 128. Total 3 digit numbers which are divisible by 7 is 128. ये कंडीशंस है, जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसका सीक्वेंस बनाना है, चाहे डिविजिबल कह दो चाहे मल्टीपल्स कह दो। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ 7, तो जो डिविजिबल होते हैं वही तो मल्टीपल्स होते हैं, तो डिविजिबल और मल्टीपल्स में कोई डिफरेंस नहीं है। जो कंडीशंस डिविजिबल के लिए फॉलो होता है वही कंडीशन मल्टीपल के लिए फॉलो होगा, तो सीक्वेंस यही बनेगा 7 के लिए। फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू बहुत एक्यूरेट होना सही जरूरी है, क्योंकि अगर फर्स्ट और लास्ट गलत हो गया तो कोई मतलब ही नहीं है कैलकुलेशन में। डी तो आपका 7 रहेगा, सबको पता है, क्योंकि डिविजिबल 7 निकालना है या मल्टीपल 7 निकालना है,
लेकिन अगर फर्स्ट वैल्यू या लास्ट वैल्यू अगर गलत कैलकुलेट हो गया ना तो बहुत प्रॉब्लम है, फिर आप नहीं कर पाएंगे कैलकुलेशन को सॉल्व तरीके से। क्लियर ये बात? तो आपके पास में टोटल 3 डिजिट नंबर्स which are divisible by 7 is 128, वो आपका वैल्यू बन गया 128। क्लियर है? राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग लैंग्वेज के अंदर, which term of AP आपका है 3, 15, 27, 39 and so on. Which term of AP will be 132? Which term of AP will be 132 more than its 54th term? Which term of the AP आपको दे रखा है will be 132 more than its 54th term। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले यही लेट होगा क्या? nth टर्म, क्योंकि कोई भी अगर वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले वो हमेशा n ही लेट होगा। तो लेट nth टर्म ऑफ AP is 132 more than its nth term of AP is 132 more than its 54th term। जो AP है उसका nth टर्म है वो 132 मोर देन है its 54th टर्म। तो सबसे पहले गिवन AP के लिए A is equal to 3, गिवन AP के लिए D is equal to A2 minus A1, जिसको कैलकुलेट करना है तो 15 minus 3 is equal to 12। नाउ अब आप कंडीशन को अप्लाई कीजिए। क्या है कंडीशन आपका? nth टर्म जो है ये आपने माना है कि कुछ है ना विच टर्म ऑफ द AP, तो विच टर्म में एक्सप्रेशन क्या हो गया? nth टर्म। तो nth टर्म के लिए nth टर्म ऑफ AP इज का मतलब इक्वल टू 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्लियर है? nth टर्म 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो an का एक्सप्रेशन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A32, A54 का A प्लस 53D, क्योंकि an का फॉर्मूला सबको पता है, बार बार लिखने से मतलब नहीं। an का ये रहा फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 132, 54 A प्लस 53D। तो देखिए वैल्यू ऑफ A जो है वो सब्स्टिट्यूट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों साइड से कॉमन है। तो दोनों साइड से अगर सेम साइन का वैल्यू होता है तो A से कैंसिल हो गया। n मेरे को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है विच टर्म ऑफ द AP, तो nth टर्म आपको फाइंड आउट करना है। D वैल्यू आपने लिखा हुआ है क्या? D वैल्यू आपका है 12 इक्वल टू 132 प्लस 53 मल्टीप्लाई 12। तो यहाँ पे भी 53 इंटू डी है, तो यहाँ मैं प्रोडक्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे एज इट इज लिख रहा हूँ n माइनस 1 मल्टीप्लाई 12। यहाँ से देखिए अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग अप्रोच है। कोई स्टूडेंट्स मैक्सिमम यही करते हैं कि 53 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो वैल्यू आता है उसमें 132 को ऐड करते हैं। 53 को 12 से मल्टीप्लाई किया, जो वैल्यू आया उसमें 132 को ऐड किया, फिर ये जो मल्टीप्लाई 12 है उसको डिवाइड में ट्रांसफर करके करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट करूंगा। मैं डिफरेंट क्या करूंगा? मेरे को ये पता है कि 132 जो है और 12 जो है, 53 तो प्राइम नंबर है, देखिए किसी से भी डिविजिबल नहीं है, लेकिन 132 और 12 जो है उसमें से 12 कॉमन आता है। मेरे पास भी नॉलेज में है मेरे नंबर्स कि 132 जो है वो 12 से डिविजिबल है, तो इसीलिए मैंने 132 और इस एक्सप्रेशन में से 12 को कॉमन लिया। तो 12 कॉमन लेने में 132 में 12 से डिवाइड तो कितने टाइम हो गया? 11 टाइम। 132 में 12 से डिवाइड कितने टाइम हो गया? 11 टाइम, प्लस 12 से 12 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 53। बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट जो भी आप लगाना चाहो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सप्रेशन के अंदर। तो 132 में 12 से डिवाइड 11 टाइम, 12 से 12 कैंसिल हो गया 53। अब देखिए यहाँ पे भी पूरे के बार मल्टीप्लाई 12 है, यहाँ पे भी पूरे के बार मल्टीप्लाई 12 है, 12 से 12 कैंसिल हो गया, इजी हो गया आपका काम। तो आप बताइए आप खुद, n माइनस 1 11 प्लस 53 64, तो n इज इक्वल टू 64 प्लस 1 कितना आ गया? 65। सो एट लास्ट व्हाट विल यू राइट? 65th टर्म, 65 आया ना, तो लास्ट में क्या लिखना है? 65th टर्म ऑफ एन AP इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। समझ में आ गया आप सबको? ये कंडीशन से किसी भी क्वेश्चन के अंदर
अगर किसी टर्म के लिए कोई कंडीशन आपको फॉलो करना है तो आपको उसको हमेशा nth लेट करना है, उसके कंडीशंस को फॉलो करके उसका एक्सप्रेशन में चेंज करना है। nth टर्म ऑफ एपी 132 मोर देन का मतलब हमेशा प्लस होता है, किससे है 132 मोर देन 54th टर्म से, 54th टर्म के अंदर 132 को ऐड कर दिया तो वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आपका वो टर्म बनेगा जो आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज an एंड वैल्यू 65 आ गई। और क्वेश्चन अगर आपसे कहता है ऑल्सो फाइंड दैट टर्म, ये 65 फाइंड आउट कर दो। अगर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे फर्दर ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट टर्म, वैल्यू ऑफ दैट टर्म का मतलब आपको a65 को कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ दैट टर्म का मतलब किसको फाइंड आउट करना है, a65 को कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको सबको? अब देखिए ये तो हो गए एपी के जनरल क्वेश्चंस, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं आगे कंटिन्यूटी के अंदर। अब एक फॉर्मेट मैंने आपको बताया था कि किसी एपी का कोई टर्म फाइंड आउट करना फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। ये तो जितने भी क्वेश्चंस आपने परफॉर्म किए हैं वो विदाउट एनी कंफ्यूजन वो हमेशा फर्स्ट टर्म के रेस्पेक्ट में होते हैं, उसके लिखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब कोई क्वेश्चन विद रेस्पेक्ट टू एंड टर्म पूछा जाता है तो लैंग्वेज बाकायदा क्वेश्चन में लिखा आता है, जिसमें आपको बताता हूं, लिखिए क्वेश्चन आप लोग कॉपी में, क्वेश्चन लिखिए कॉपी में, फाइंड द 20th term of the AP, find the 20th term from last of the AP, ऐसे लिख लीजिए, find the 20th term from the last term of the AP, find the 20th term 20th, find the 20th term from the last term of the AP, from the last term of the AP, और AP है आपका 3813 डॉट डॉट करके लास्ट है आपका 253। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP, और वो AP आपका क्या है 3813 डॉट डॉट लास्ट आपका है 253। 20th टर्म फाइंड आउट करना है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। तो फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो एपी तो आपको दे रखा है, सबसे पहले हियर a इज इक्वल टू 3 है आपका, d आप जो अपना कैलकुलेट करते हो a2 माइनस a1, 8 माइनस 3 आपका 5 है। लास्ट टर्म, क्योंकि जब एंड टर्म्स के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना होता है तो वहां पे लास्ट टर्म को l से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इस क्वेश्चन में कितना है 253 है। लास्ट टर्म का वैल्यू कितना है 253 है। अब मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, 20th term from last term of EP is equal to, फॉर्मूला आप सबको याद है, स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में आपको बता दिया था, 20th term from the last term of EP, अगर कोई भी EP का टर्म फाइंड आउट करना है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ EP तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, L माइनस n माइनस 1 मल्टीप्लाई D, तो n आपका है 253, जनरल फॉर्मूला लिखा है, इसमें L आपका AP का लास्ट टर्म होता है जिसको आप जनरल टर्म भी बोलते हो, nth टर्म भी बोलते हो और एंड टर्म भी बोलते हैं, वो आपका 253 है L एक्सप्रेशन, L से रिप्रेजेंट हो रहा है। n आपको 20th टर्म निकालना है, D आपने निकाला कितना 5, a2 माइनस a1, D आपका कितना है 5 है। फर्दर सॉल्व करते हैं, 253 माइनस 20 माइनस 1 19, 19 इंटू 5, 19 इंटू 5 करते हैं तो वैल्यू कितना आता है 95 आता है। क्लियर, माइनस करते हैं 13 माइनस 5 8 हो गया, 14 है, यहाँ 4 रहा, 14 माइनस 9 5 हो गया, यहाँ पे क्या रहा 1, सो व्हाट इज द वैल्यू 158। 253 में से 95 माइनस हो गया 158, दैट मींस 20th term from the last term of EP is 158. So these are the general questions based on the nth term of the EP. कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, कुछ और बेसिक्स फॉर्मूलाज के साथ नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे कनेक्ट होता हूं। तब तक अच्छे से इनको रिवाइज कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, कोई भी क्वेरी है तो बताइएगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।